अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी जाएंगे सीएम के साथ तो वहीं आपको बताते चले अयोध्या मंडल समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे। अयोध्या से देवीपाटन मंडल के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। रामनवमी मेला को लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक भी की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर। राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन। अयोध्या मंडल समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर। राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी जाएंगे सीएम योगी। राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। अयोध्या मंडल समीक्षा बैठक में होंगे शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से शरीक हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान 9वीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट से बातचीत की। कार्यक्रम नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस दौरान पीएम ने करीब 1000 छात्रों से सीधी बात की और उनके सवालों के जवाब भी दिए। कार्यक्रम की शुरुआत में पीएम ने कहा कि परीक्षा की टेंशन नहीं होनी चाहिए, परीक्षा को त्योहार बना करके उससे रंग भर जाएंगे। आपको बताते चले, पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में उन्होंने छात्रों से बातचीत की और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने गुरु मंत्र दिया है छात्रों को। साफ तौर पर किस तरीके से यहाँ पर छात्र रणनीति बना रहे हैं, इसको लेकर के भी आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी ली है छात्रों से। तो परीक्षा की टेंशन नहीं होनी चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से कहा है। तो आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से बातचीत करी और उन्हें गुरु मंत्र भी दिया। इसके साथ ही जो बच्चे थे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने सवाल भी किए और उसके बाद पीएम मोदी ने अपने उत्तर दिए हैं। तो आइए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद ग्राम प्रधानों और वार्ड सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली संवाद किया, जिसके बाद सीएम योगी अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया है और बैठक ली और उसके बाद उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। ग्राम प्रधानों के साथ सीएम का संवाद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली संवाद किया है सभी ग्राम प्रधानों से और उन्हें दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं। ग्राम प्रधानों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया है।
सीएम योगी ने युवाओं के लिए सरकारी नौकरी देने का बड़ा फैसला किया है, जिसके चलते सीएम योगी ने वरिष्ठ अफसरों को 100 दिन में 10,000 सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य दिया है। सीएम ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। आइए आपको ट्वीट भी दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। ये ट्वीट आप देख सकते हैं। युवाओं के लिए बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने वरिष्ठ अफसरों को लक्ष्य दिया है। तो ट्वीट आप देख सकते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। युवाओं के लिए सरकारी नौकरी देने का बड़ा फैसला यहां पर लिया गया। और इसी के साथ आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अफसरों से बातचीत करी और उन्हें साफ तौर पर यह लक्ष्य दे दिया गया है कि 100 दिन है आपके पास, 10,000 सरकारी नौकरी आपको देनी है। तो एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया, जहां पर लगातार आप देख रहे थे लोग प्रदर्शन कर रहे थे और मांग उठा रहे थे कि बेरोजगारी है। यहां पर युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया है। 100 दिन का लक्ष्य रखा गया है और जो अफसर है उन्हें 100 दिन का समय दिया गया है। 10,000 युवाओं को नौकरी यहां पर दी जाएगी। ये ट्वीट आपके सामने आप देख सकते हैं। 100 दिन में 10,000 सरकारी नौकरी मिलेंगी। तो युवाओं के लिए एक बड़ा फैसला यहां पर, या यूं कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। पूरे प्रदेश में विधान परिषद सदस्य के चुनाव की सरगर्मियां पूरे शबाब पर हैं। सभी प्रत्याशी वोटरों को लुभाने तथा जोड़ तोड़ करने में लगे हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आमने सामने हैं। वहीं अमेठी और सुल्तानपुर दोनों जनपदों को मिलाकर के एक विधान परिषद सदस्य की सीट पर बीजेपी से शैलेंद्र सिंह प्रत्याशी के रूप में अपना दमखम लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री और सजावटा अभियुक्त गायत्री प्रसाद प्रजापति की पुत्र वधू शिल्पा प्रजापति एमएलसी का चुनाव जीतने की पूरी कवायद में है। तो चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो ज्यादा तेज हो चुकी हैं। खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सभी कमर कस चुके हैं चुनाव जीतने के लिए। तो चुनाव तैयारियों में यहां पर सभी जुटे हुए हैं और यहां पर ये जो लड़ाई है वो कांटे की टक्कर जैसी देखने को मिल रही है। विधान परिषद सदस्य के जो चुनाव होने हैं, इसको लेकर के तैयारियों में सभी जुट चुके हैं। हमारी भाभी है, जिला पंचायत सदस्य हैं, वो मैं भी कह सकती हूँ, इल्जाम लगा सकती हूँ कि हमारे यहाँ के जो पास लगभग 8 बजे के करीब उनके पास गए और वहाँ पे उन्हें मारने पीटने की धमकी दी, 1 लाख रुपए का ऑफर दिया और उन्होंने नहीं लिया। प्रत्याशी हमारी भाभी हैं और उनके ऊपर एफआईआर लिख दी गई है। जबरदस्ती फर्जी का मुकदमा किया जा रहा है। एक नहीं, हमारे पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। बारी बारी मुकदमे किए जा रहे हैं। पहले मेरे भैया पे किया गया, उनके ऊपर एफआईआर किया गया, उसका हमने एविडेंस मीडिया में भी दिखाया। मैं एसपी ऑफिस भी दे के आई, हर जगह मैंने रजिस्ट्री करवाई है कि इसका साक्ष्य देखा जाए। आईओ को भी भेजा गया है, जो जांच कर रहे हैं उनको भी भेजा गया है कि भैया हमारे मंदिर में मौजूद थे, हम लोगों के साथ पूजा में गए थे और वो झूठा इल्ज़ाम लगा दिए कि उनके साथ है। और दूसरा मुकदमा मेरे चचेरे भाई हैं अरुण प्रजापति, वो भी इस पूरे इलेक्शन को देखते हैं। उसके बाद भैया को छोड़ उनके ऊपर एफआईआर करा दिया गया, 307 का मुकदमा लिखवा दिया गया। मैं पूछती हूँ, 307 का मुकदमा तब कराया जाता है जब व्यक्ति घायल हो। व्यक्ति घायल ने, उसके शरीर पे खरोच तक नहीं है, 307 का मुकदमा लिख दिया गया। लेकिन दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। अब हम दोनों आपस में, तो हमारी एक भाभी है, जिला पंचायत सदस्य हैं, वो मैं भी कह सकती हूँ, इल्जाम लगा सकती हूँ कि हमारे यहाँ के जो पास लगभग 8 बजे के करीब उनके पास गए और वहाँ पे उन्हें मारने पीटने की धमकी दी, 1 लाख रुपए का ऑफर दिया और उन्होंने नहीं लिया, मारने पीटने की धमकी दी। हम उनसे इतना कहना चाहते हैं कि 8 बजे, जब वो 8 बजे के करीब और सीधे अब आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली तरीके से ग्राम प्रधानों से संवाद कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते हैं। महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायतों के चेयरमैन
ग्राम प्रधान और सभी पार्षदों के साथ आज के इस संवाद कार्यक्रम में लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के लोकप्रिय और कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, वर्चुअली मेरे साथ जुड़े हुए प्रदेश सरकार के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, लखनऊ में मेरे साथ जुड़े हुए नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री सरविंद कुमार शर्मा जी, वर्चुअली मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए पंचायती राज विभाग के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री अमरपाल मौर्य जी और उपस्थित सभी हमारे सम्मानित महापौर, चेयरमैन, पंचायत के हमारे ग्राम प्रधानगण, पार्षदगण, सभी माननीय सांसद, विधायक, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और अन्य सम्मानित पदाधिकारीगण और सभी हमारे प्रत्याशीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे बहुत प्रसन्नता है। कल हमें इसी समय आप लोगों से संवाद बनाना था, लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा जो व्यवधान पैदा करने का प्रयास हुआ था उसके कारण हम लोगों ने कुछ देर के लिए इसे स्थगित किया था और आज आपके साथ संवाद बना रहे हैं। अभी आपके सामने हमारे दोनों वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का, श्री ब्रजेश पाठक जी का और प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का महत्वपूर्ण उद्बोधन भी आपके सामने हुआ है। हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर 36 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं। इन 36 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर पहले ही विजय प्राप्त कर चुकी है और निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां पर चुने गए हैं। शेष 27 सीटों पर चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसके उच्च सदन के लिए यानी विधान परिषद के लिए इन 36 सदस्यों की एक बड़ी भूमिका होगी। याद करिए, जब सरकार का गठन 2017 में आप सबने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर प्रदेश में किया था, तब विधान परिषद में समाजवादी पार्टी का बोलबाला था और वह प्रदेश के विकास के हर कार्य में रोड़ा अटकाती थी, बैरियर बनने का काम करती थी। जैसे तैसे हम लोग उस समय विधान परिषद के अंदर प्रदेश के विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के विभिन्न तबकों के लिए लागू होने वाली योजनाओं को जैसे तैसे किसी प्रकार से पास करा पाते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद में भी बहुमत की ओर अग्रसर है और अगर ये 36 की 36 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है, ये मान करके चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास विधान परिषद में 2/3 से अधिक बहुमत होगा और भारतीय जनता पार्टी के पास विधानसभा और विधान परिषद में 2/3 से अधिक बहुमत के कारण भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के अंदर विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने, विधान मंडल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए और पंचायत स्तर पर या फिर स्थानीय निकाय स्तर पर विकास की योजनाओं को द्रुत गति से आगे बढ़ाने में किसी प्रकार की फिर कोई भी व्यवधान हमारे सामने नहीं रहेगा। और इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये 36 सीटों पर विजय प्राप्त होना। मैं धन्यवाद दूंगा उस क्षेत्र के सभी मतदाताओं को जिन्होंने
9 सीटों पर पहले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को निर्विरोध चुनाव जिता करके और उन सीटों को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला है। यानी 36 में से 9 जीतना, यानी 25% सीटों पर 1/4 सीटों पर हम पहले ही जीत चुके हैं। शेष 3/4 सीटों पर 27 सीटों पर हमें चुनाव के माध्यम से विजयश्री का वर्ण करना है और इसी के लिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। आप सब जानते हैं हमारे जो सम्मानित ग्राम प्रधानगण हैं, 58,000 ग्राम पंचायतें प्रदेश के अंदर हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ग्राम पंचायतों को विकास की धुरी बनाया और विकास की धुरी बनाने के बाद आपने देखा होगा केंद्रीय वित्त से भी और स्टेट फाइनेंस से भी हम लोगों ने राज्य के विकास के लिए और ग्राम पंचायतों के विकास के लिए जिस तेजी के साथ कार्य करना प्रारंभ किया, 2100 करोड़ रुपए हर वर्ष हम ग्राम पंचायतों के विकास के लिए राज्य से और केंद्र से उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। यानी ये विकास का कार्य किस रूप में आगे बढ़ रहा है, यह आज एक नई प्रतिस्पर्धा हम खड़ी कर सकते हैं और वह कर सकते हैं जिसके माध्यम से ग्राम पंचायतों को स्मार्ट विलेज के रूप में प्रस्तुत करना। एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हमारा गांव भी स्मार्ट विलेज होगा, स्मार्ट गांव होगा, सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित होगा। हम हर ग्राम पंचायत में एक प्रदेश के अंदर ग्राम सचिवालय का निर्माण कार्य कर रहे हैं। युद्ध स्तर पर एक कार्य ज्यादातर में बन चुके हैं, कुछ में निर्माणाधीन है और मेरा अनुमान है कि जैसे ही बनेगा, हमने हर ग्राम पंचायत में एक पंचायत सहायक की तैनाती की है, रोजगार सेवक की तैनाती पहले से है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की तैनाती पहले से है। हम वहां पे वाईफाई की सुविधा या ऑप्टिकल फाइबर की सुविधा भी देने जा रहे हैं और ग्राम पंचायत के अंदर ही गांव से जुड़ी हुई सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान का मंच हमारे ग्राम प्रधान के नेतृत्व में प्राप्त हो सके, इसके लिए एक व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा हर ग्राम पंचायत के अंदर व्यवस्था बनाई जा रही है। आखिर गांव का व्यक्ति बैंक से जुड़ी अपनी समस्या के लिए बैंकों में क्यों खड़ा रहेगा? बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी गांव के बुजुर्गों की, गांव की महिलाओं की, गांव से जुड़ी हुई सभी बैंक से जुड़ी हुई समस्या का समाधान ग्राम सचिवालय के अंदर ही करेगा। बिजली का बिल हो या कोई भी ऐसे अन्य बिल, ग्राम सचिवालय में ही इनको जमा करने की व्यवस्था करवाएंगे। और मूल निवास प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, जन्म तिथि प्रमाण पत्र हो या जो भी अन्य इस प्रकार के जाति प्रमाण पत्र हो, दिव्यांग सर्टिफिकेट हो, ये सभी चीजों को धीरे धीरे करके हम ग्राम सचिवालय के अंदर ही इसको बनाने की प्रक्रिया के साथ जोड़ रहे हैं। और हम लोगों ने तो आपने देखा होगा पहले कार्यकाल के दौरान ही ग्राम प्रधानों के अधिकार को बढ़ाया। हम लोगों ने कहा कि अगर आरईएस का जेई या येई आपके गांव में आने में उसको कठिनाई है, समय लगता है, नहीं आ पा रहा है, ब्लॉक से आपके पास इंजीनियर आने में कठिनाई है, आपको हमने सुविधा दी है कि आप इम्पैनल्ड इंजीनियर्स में से किसी को भी बुला करके अपना गांव की पूरी विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। हमने आपके कार्य के दायरे को बढ़ाया, मानदेय को बढ़ाने का कार्य भी किया और साथ ही साथ एक व्यवस्था और भी बनाई कि आवश्यकता पड़ती है तो सुरक्षा की बीमा कवर भी हर पंचायत प्रतिनिधि को उपलब्ध करवाने का कार्य भी प्रदेश सरकार ने आपके लिए प्रारंभ किया है। और इस दिशा से एक सरकार जो सकारात्मक सोच के साथ विकास के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाई है, उस सरकार के द्वारा न केवल जनता जनार्दन ने अभी हमें 2/3 बहुमत से प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके दिया है, तो विधानसभा में तो हमें बहुमत मिल गया है, विधान परिषद में बहुमत के लिए ये 36 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का विजयश्री होना यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, ऐसे ही आपने देखा होगा नगरीय क्षेत्रों में भी व्यापक परिवर्तन लाने का काम हुआ।
हमारे 17 नगर निगम है। इस 17 नगर निगमों को 10 को भारत सरकार के सहयोग से, शेष 7 को राज्य सरकार अपने स्तर पर स्मार्ट सिटी के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। 60 सिटी में अमृत योजना के अंतर्गत हमारे यहां कार्य चल रहा है। और यही नहीं, प्रदेश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगरीय विकास योजना के माध्यम से भी हम नगर पंचायतों को और भी आगे न केवल उसको अधिकार दे रहे हैं, बल्कि उनके समग्र विकास की एक ठोस कार्य योजना को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। मेरा आप सबसे आह्वान होगा, अगर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, अमृत योजना के अंतर्गत या राज्य सरकार के द्वारा जो सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं, इन सुविधाओं को सरकार ने बिना भेदभाव के हर एक स्तर पर पहुंचाने का काम किया। और उसी में आपका आह्वान करने के लिए आज मैं और मेरे सभी सहयोगी आपके साथ आए हैं। आज हमारे साथ माननीय सांसद भी जुड़े हैं, माननीय विधायकगण भी जुड़े हैं, हमारे मंत्रीगण जुड़े होंगे। मेरा उन सबसे आग्रह होगा, अगले 4-5 दिन का समय हम अपने अपने क्षेत्रों में जो हमारे पार्टी के द्वारा अधिकृत प्रत्याशी हैं, इन सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए पूरी रणनीति बना करके और विधान परिषद में भी पूर्ण बहुमत का हम सबके पास समर्थन हो, इसके लिए उन्हें विजयश्री उपलब्ध कराने की दिशा से उस प्रकार की रणनीति स्थानीय स्तर पर पार्टी के द्वारा बनाई गई रणनीति के तहत हम कार्य करें। और जितने भी हमारे चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सांसद, माननीय विधायक, जिला पंचायत के माननीय सदस्य, क्षेत्र पंचायत के माननीय सदस्य, ग्राम प्रधान, चेयरमैन, महापौर, पार्षद, ये सभी ग्राम प्रधान, ये सभी लोग मिलकर के फिर से भारी बहुमत के साथ, अभी आपने 10 मार्च को जो परिणाम दिया है, इस परिणाम ने एक बार फिर से देश और दुनिया के सामने भारतीय जनता पार्टी के डंके को मजबूती के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्थापित करने का काम किया है। और हम एक बार फिर से इस बात को साबित करें कि भारतीय जनता पार्टी ही प्रदेश के विकास के विजन को लेकर के आगे बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी ही इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकती है। और इससे मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि 9 अप्रैल को ये चुनाव होने हैं और 9 अप्रैल के पहले अपनी पूरी कार्य योजना बना करके हर एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीते, इसको मजबूती के साथ लागू करने की तैयारी हमारी होनी चाहिए। और इसके लिए मेरी अपील होगी आप सभी से। आप सब जानते हैं कि 75 में से 67 सीटों पर जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। 825 विकास खंडों में से 600 से अधिक विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। मेरी आप सबसे अपील होगी, 17 में से 14 महापौर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बने हैं। 200 नगर पालिकाओं में चेयरमैन ज्यादातर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम सभी का सहयोग लेकर के ऐसे ही नगर पंचायतों में भी, हमने तो अभी एक नगर पंचायत के अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी ने चेयरमैन भी, विधायक भी बनाया है। यानी भारतीय जनता पार्टी वह दल है जो ग्राम प्रधान से लेकर के चेयरमैन और पार्षद तक को विधायक बनाने की क्षमता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। ग्राम प्रधानों से वो सीधा संवाद कर रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने जानकारी दी है कि किस तरीके से आगे काम करना है और जो आने वाले चुनाव है उसमें किस तरीके से जीत हासिल करनी है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।